हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को काला झंडा दिखाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा किस बात का विरोध कर रही थी, ये क्लियर नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि ये वे कृषि मजदूरों को राशि दिए जाने का विरोध कर रहे हैं या राजीव युवा मितान क्लब के लोगों को सहयोग राशि दी जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति में विरोध प्रदर्शन जरूरी है, मगर मुद्दा क्लियर होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की विरोध की परंपरा कभी नहीं रही है। शुरुआत भाजपा ने की है तो कांग्रेस इसका जवाब देगी। शनिवार को कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि वो उनके दौरे का विरोध करेंगे। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भाजपा नेताओं को काला झंडा दिखाने की शुरुआत विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने ही की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पुराने दिन ना भूले। मुख्यमंत्री बढ़िया बोला है। राजीव मितान क्लब की शुरुआत हो रही है, इसका विरोध है। क्या श्रमिकों के खाते में 6,000 रुपए वार्षिक जाएगा, इस बात का विरोध है। क्या किसानों के धान इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी करें, उस बात का विरोध है। क्या तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 प्रति मानक बोरा मिल रहा है, इस बात का विरोध है। किस बात का विरोध कर रहे हैं? राष्ट्रीय नेताओं को काला झंडा दिखाना और उनका विरोध करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन इसका समापन कांग्रेस पार्टी करेगी और कल इसकी शुरुआत की जाएगी। कल भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्रीय नेता यहां आ रहा है, जिसका विरोध हम तमाम साथी मिलकर करने वाले हैं। राहुल गांधी का दौरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निराश किया है। छत्तीसगढ़ को एक उम्मीद थी कि राहुल गांधी आएंगे, कोई नए सौगात देंगे, लेकिन सौगात देने में भी असफल रही हैं। प्रदेश में जहां भी कांग्रेस के नेता या माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी जहां जहां कार्यक्रम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका काले झंडों से स्वागत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए राजनांदगांव पहुंचे, जहां हेलीपैड पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी। वहीं अवैध रेत खनन के मामले में उन्होंने कहा कि इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। धान खरीदी को लेकर सीएम ने कहा है कि प्रदेश में इस साल रिकॉर्ड धान खरीदी की गई है। वहीं कार्यक्रम में राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा समेत कई नेता मौजूद रहे। यह योजना और तीसरा जो है वर्धा के तर्ज पर सेवाग्राम के भूमि पूजन और जो अमर जवान ज्योति के लिए भी भूमि पूजन किया गया। और धान खरीदी भी प्रदेश में लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन की खरीदी हुई, जो रिकॉर्ड है, आज तक इतना नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख आगे और नहीं बढ़ाई जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, समर्थन मूल्य पर हम रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी कर रहे हैं और अब धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, जनवरी के दूसरे हफ्ते में बिन मौसम हुई बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रभावित हुई थी और किसान अपना धान नहीं बेच पाए थे। लिहाजा धान खरीदी की तारीख को 1 हफ्ते और आगे बढ़ा दिया गया था। छत्तीसगढ़ में अब तक 21 लाख से ज्यादा किसान अब तक अपना धान बेच चुके हैं। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि राज्य सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती है। अब तक हजारों किसानों ने रजिस्ट्रेशन के बाद भी धान नहीं बेचा है। सरकार को धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाते हुए सभी रजिस्टर्ड किसानों का धान खरीदना चाहिए। किसानों का लगभग कंप्लीट हो गया है और जो नियत तिथि है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अभी 21,70,000 लगभग किसान अपना धान बेच चुके हैं। अब बचे बहुत कम है, जो शेष बचे हो 2-3 दिन में कंप्लीट। मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती कि मैं, क्योंकि जिस ढंग से लोगों का सब जगह से आ रहा है रिपोर्ट कंप्लीट है। मांग ये था कि जितने भी रजिस्टर्ड किसान हैं उनके 100% धान की खरीदी हो। ये सरकार की जवाबदारी है। आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, सरकार को धान को पूरी की पूरी खरीदी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद भी यदि भाग रहे हैं तो ये किसानों के साथ बेईमानी होगी।
सरगुजा जिले में साल 2010 में वीआईपी को लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध कराने और पेट्रोल डीजल के नाम पर लाखों के खर्च करने का फर्जीवाड़ा सामने आया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन अपर कलेक्टर सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं 12 साल बाद ईओडब्ल्यू ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। वहीं ईओडब्ल्यू ने आईएएस अवार्ड रह चुके वीके धुर्वे पर केस दर्ज करने की केंद्र से मंजूरी मांगी है। आपको बता दें, 12 साल पहले अंबिकापुर के अधिवक्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट ने जानकारी मांगी थी, जिसके तहत प्रोटोकॉल विभाग में वीआईपी को दी जाने वाली सुविधा में ये फर्जीवाड़ा सामने आया था। 11 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं और अब देखिए चालान पेश हुआ है। अब न्यायालय में कितना समय लगता है वे नहीं मालूम, क्योंकि इसमें अभी 4 लोग फरार हैं और एक जो आईएएस है उनकी अनुमति के लिए केंद्र शासन से अनुमति की मांग की गई है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि वो कलेक्टर भी रह चुके हैं और अभी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी रायपुर में पदस्थ हैं। वो प्रोटोकॉल के तहत सत्कार अधिकारियों द्वारा वाहन सत्कार के लिए जो दिए जाते हैं उसमें अनियमितता पाई गई थी। डीजल पेट्रोल अपर कलेक्टर वीके धुर्वे हैं जो आरोपी हैं, परंतु उनका आईएएस अवार्ड हो गया है और उनके लिए अभियोजन स्वीकृति हेतु सेंट्रल के गवर्नमेंट से आना है। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों की निजी स्थापना में पदस्थ स्टाफ को अब अन्य दायित्वों से मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी को संबंधित विभागों या शाखा का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने को अनुचित बताया गया है। पत्र में यह भी बताया गया है कि मंत्रियों की निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों का एकमात्र दायित्व मंत्रियों के कार्यालयों और उनके निजी स्थापना में संबंधित विभागीय कार्यों में सहयोग करना है। इस व्यवस्था के मुताबिक निजी स्थापना के स्टाफ का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सीधे मंत्रियों द्वारा लिखे जाने का प्रावधान है। निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को उनकी निजी स्थापना के अतिरिक्त अन्य दायित्व या विभागों के अतिरिक्त कार्य प्रभार सौंपे गए हैं तो उन्हें प्रभार मुक्त करने की कार्रवाई कर इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को देने के लिए कहा गया है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर निगरानी रखने वाली सरकारी संस्था रेरा ने नया रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है। यहां के सेक्टर 15 स्थित पार्थिवी कंस्ट्रक्शन के दी व्हाइट सिम्फनी प्रोजेक्ट पर एक्शन लिया गया है। समय पर प्रोजेक्ट पूरा न करने पर कार्रवाई करते हुए यहां प्लॉट या अन्य संपत्ति की खरीदी बिक्री पर रोक लगाते हुए इसके प्रमोटर के आवेदन पर द व्हाइट सिम्फनी प्रोजेक्ट का पंजीयन रद्द कर दिया गया है। प्रोजेक्ट से संबंधित आपको बता दें, साथ ही विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित सभी बैंक खातों से किसी भी प्रकार के लेन देन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश में बताया गया है कि पार्थिवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का 10 व्हाइट सिम्फनी प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत किया गया था। प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति की जानकारी रेरा को न देने के कारण प्राधिकरण ने प्रमोटर के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। प्राधिकरण ने दस्तावेजों की जांच में पाया कि प्रमोटर ने आवंटितियों से राशि प्राप्त किए बिना ही प्रोजेक्ट को बंद करने का और पंजीयन खत्म करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगों के सामने कोयले का संकट लगातार बना हुआ है। एसईसीएल की ओर से लगातार कोयले की आपूर्ति बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन फील्ड पर इसका असर नहीं दिख रहा है। कोयले की कमी का असर अब लोहे के दामों पर पड़ने लगा है। कोयला नहीं मिलने से लोहे का उत्पादन कम हो रहा है, जिसकी वजह से इनके दाम बढ़ रहे हैं। उद्योगपतियों के मुताबिक इस मामले में राज्य सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो गया है। उधर सीएम भूपेश बघेल ने समस्या के लिए एनडीए सरकार की नीति को जिम्मेदार बताया। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक प्रदेश में जिन खदानों की नीलामी हुई है उनमें उत्पादन शुरू ही नहीं हुआ है। वहीं कोयला न मिलने की वजह से संकट में फंसे नॉन पावर सेक्टर के उद्योगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि एसईसीएल के नए आदेश के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में 75% कोयला ले चुके नॉन पावर सेक्टर के उद्योगों को बाकी बचा हुआ 25% कोयला नहीं मिलेगा। एनडीए सरकार के गलत नीतियों के कारण से आपने नीति बनाई ऑक्शन करने की। आज ऑक्शन किए गए कोई खदान चल रहा है या ऑक्शन कर रहे हैं तो कोई खरीद रहे हैं खदान, और नहीं खरीद रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो खदानें चल रही है उसको बंद कर दिए, तो कोयला संकट तो होना ही है। वो तो असर आएगा ही। अगर कोई भी चीज़ नीचे सब चीज़ें महंगी हुई हैं अभी, तो उसका असर स्टील के प्राइस में भी आएगा। स्टील का प्राइस बहुत बढ़ रहा है और इसका नतीजा उसका रीज़न ही यही है कि नीचे के रॉ मटेरियल महंगे होते जा रहे हैं। कोल लाइफ टाइम हाई चल रहा है कोल अभी,
आज तक इतना हाई नहीं चला। तो ये परेशानियाँ कोल के कारण हो रही है, स्टील के प्राइस बढ़ रहा है। अगर कोल कम होगा तो डेफिनेटली स्टील के प्राइस भी डाउन होंगे और आम जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा। पत्रकारों के खिलाफ नामजद कथित नक्सल पर्चे को लेकर बीजापुर पत्रकार भवन में जिले भर में पत्रकारों की बैठक हुई, जिसमें पर्चे की निंदा करते हुए सर्वसम्मति से चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया है, जिससे आगामी 6 फरवरी को भोपालपट्टनम ब्लॉक मुख्यालय में 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही नक्सलियों के नाम खुला पत्र और निंदा पत्र भी जारी किया जाएगा, जिस पर उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की सफाई तर्क प्रस्तुत करने या नहीं करने की स्थिति में भी पूरे मामले को लेकर दक्षिण बस्तर पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों का एक डेलीगेशन नक्सलियों से चर्चा के लिए उनके पास जाएगा। पत्रकारों को सीधे तौर पे टारगेट किया गया है। कहीं ना कहीं पत्रकारों की रिपोर्टिंग की जो आजादी है, जो संवैधानिक अधिकार है, उस पर एक तरह से कुठाराघात है। तो रविवार के दिन भोपालपट्टनम में पत्रकारों का एक वृहद स्तर आंदोलन होगा। यहाँ से भी हमें किसी तरह का संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है तो नक्सलियों से वार्ता के लिए पत्रकारों का एक डेलीगेशन टीम बहुत जल्द उनके इलाके में जाएगा। एक शहीद, एक जननायक को अंतिम विदाई कैसे दी जाती है, इसकी एक तस्वीर बलरामपुर में देखने को मिली। पूरे 109 साल बाद एक योद्धा की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया गया। उससे पहले रैली निकाली गई, जिसमें आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया। एक जननायक को अंतिम विदाई कैसे दी जाती है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। आदिवासियों का ये विशाल जनसमूह अपने शहीद को अंतिम नमन कर रहा है। बलरामपुर के सामरी की इस रैली में वो सम्मान है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। पूरे 109 साल के लंबे इंतजार के बाद लागुड़ नगेसिया की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया गया। लागुड़ नगेसिया एक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। साल 1913 में अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। तब से उन्हें शहीद का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन 109 साल बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका था। लेकिन आज पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जिससे समाज के लोगों में खुशी है। संघर्ष काफी पहले से प्रयासरत था और अंतोगत्वा आज इसमें हमें सफलता मिला है और इस सफलता के पीछे यहाँ के आम जनता और सभी समुदाय के लोगों का साथ रहा है। और ये जो है विशेष रूप से हमारे महाराज जी जो हैं हमारा साथ दिए, हमारा समाज उनको धन्यवाद ज्ञापन देती है। लागुड़ नगेसिया की अस्थियां अंबिकापुर के एक निजी स्कूल में रखी हुई थी और आदिवासी समाज लगातार अंतिम संस्कार की मांग कर रहा था। इसे लेकर सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने पहल की और सीएम भूपेश बघेल से बात की, जिसके बाद कलेक्टर ने इन अस्थियों को चिंतामणि महाराज को सौंपा। अंतिम संस्कार में वो भी शामिल हुए थे। साथ ही बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने भी शहीद को नमन किया। 1913 से जिनके अस्थि का इंतजार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया और समाज काफ़ी संतुष्ट है। आगे इनके इस बलिदान को जीवंत करने के लिए और भी प्रक्रिया पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और प्रशासन ने भी इसको बड़ी तेज़ी से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया है कार्यक्रम को। आगे जो प्रक्रिया करना है वो आगे किया जाना चाहिए और इनके इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। आखिरकार एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक अमर शहीद पूरे सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। गाजे बाजे के साथ उनकी विदाई हुई। इतने सालों के इंतजार के बाद आज आदिवासी समाज काफी खुश है। अरुण सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 बलरामपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।